तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। कल हम लोग देखे थे, लास्ट क्लास में जो देखे थे वो देखे थे हम लोग कि भाई एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या हो सकता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो भी थे वो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या होता है, जैसा कि हम शुरू में ही बताए थे तुमको कि कैसे कैसे हम लोग को आगे प्रोसीड करना है। मोड ऑफ प्रोपेगेशन में पढ़े, मोड ऑफ प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, फिर नीड फॉर मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, देन वी विल बी डूइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मोड ऑफ प्रोपेगेशन से पहले कुछ और टर्म्स हैं उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म क्या है, सिग्नल। सिग्नल सिग्नल मतलब कि जो मैसेजेस हैं, मैसेजेस का क्या क्या फॉर्म हो सकता है। तो मैसेजेस का फॉर्म हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, है ना, वॉइस, पिक्चर्स, कंप्यूटर डेटा, वीडियोस, है ना, ये सारे के सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। तो ये जो मैसेजेस होते हैं जब इनको कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसड्यूसर के थ्रू एक प्रॉपर ट्रांसफरेबल फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल। तो वो जो प्रॉपर ट्रांसमिटेबल या ट्रांसफरेबल फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जिस फॉर्म में, तो वो सिग्नल कैसा कैसा हो सकता है। दो तरह का सिग्नल हो सकता है। पहला सिग्नल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल का मतलब हो गया द सिग्नल्स विच आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि साइनोसाइडल सिग्नल ले लेते हैं, जो कि तुम लोग बेसिकली अभी तक पढ़ते आ रहे हो, है ना, एसी में भी पढ़े हो तुम लोग, इजंट इट। हम बोले भी थे कि जो हम लोग सिग्नल्स को यहाँ पर ट्रांसमिट करेंगे तो सिग्नल्स विल बी बेसिकली वो इन वोल्टेज फॉर्म और करंट फॉर्म। हम लोग जो भी कम्युनिकेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइम का है ना, अभी रिसेंटली ये सब यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता था हम लोग वो देख रहे हैं। तो पहले कुछ ऐसा सिग्नल, है ना, इस फॉर्म में हो सकता है, दिस व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज वर्सेस टाइम ले सकते हैं, करंट वर्सेस टाइम ले सकते हैं। जो दूसरा टाइप ऑफ सिग्नल होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल। अभी के टाइम पे यही चल रहा है डिजिटल सिग्नल, जो कि तुम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ये, है ना। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका तुमको आइडिया होगा। जैसे बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में, बाइनरी क्या, 1 and 0 या 0 and 1 जिसको बोलते हो। 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को, ये हो गया 0, ये हो गया 1, है ना, ऐसे ये होता है सिग्नल्स का फॉर्म। अब आता है कि जो भी सिग्नल्स को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम लोग मतलब एंटीना ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो सिग्नल जो तुम वोल्टेज फॉर्म में भेज रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म्स में भेज रहे हो, तो उन सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसीज होगा। बेसिकली उसी फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करें, ठीक है। जो मेनली हम लोग सिग्नल्स भेजते हैं, सबसे पहला जो सिग्नल हम लोग भेजते हैं वो होता है अपना वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल, अब वॉइस सिग्नल जो है, वॉइस सिग्नल, इसका फ्रीक्वेंसी कहां से कहां के बीच में लाई करता है। तो जनरली इट लाइज फ्रॉम 300 हर्ज टू 3300 हर्ज। दिस डेटा में डिफर इन वेरियस बुक्स। मतलब किसी किसी में 3100 हर्ज दिया हुआ रहेगा, किसी में 3000 हर्ज दिया हुआ रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेशन है। तो बस बोलोगे कि सर क्वेश्चन में पूछेगा तुम क्या जवाब देंगे, ऐसा नहीं पूछेगा, मतलब एकदम से क्लोज्ड आंसर्स नहीं रहेंगे। एक्चुअली में हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज जो हम लिखे हुए हैं यहाँ पर मिनिमम कहाँ से कहाँ ये वैरी कर सकता है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसका 300 हर्ज से लेकर के 3300 हर्ज के बीच का, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर मतलब है बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है कि सिग्नल्स का बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। तो जैसे अगर हम लोग इस वॉइस सिग्नल की बात करें तो वॉइस सिग्नल का बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना, 3300 हर्ट्ज माइनस 300 हर्ट्ज, इट विल बी 3 किलो हर्ट्ज। और यही डेटा तुमको याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो हर्ज होता है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं रहेगा कि 3 किलो हर्ज होगा या 3.1 किलो हर्ज होगा या 2.9 किलो हर्ज होगा। वहाँ पे ऑप्शंस में रहेगा 3 किलो हर्ज, 30 किलो हर्ज, 300 किलो हर्ज, वैसा। सो यू कैन वेरी इजली डिस्टिंग्विश। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये डेटा जो है अप्रॉक्सीमेशन डेटा दैट इज करेक्ट, है ना, इसको तुम याद रख सकते हो। दूसरा
ऑडियो सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल का मतलब हो गया वो सिग्नल्स जो हम लोग सुन सकते हैं, है ना। वॉइस सिग्नल मतलब हम यहाँ पर बोले हैं ह्यूमन वॉइस, है ना, कि जो ह्यूमन्स हैं, हम लोग हैं, हम लोग कौन से फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो सिग्नल्स होता है, द सिग्नल्स आर, हम जो बोलते हैं उनका फ्रीक्वेंसी होता है 300 हर्ट्ज से 3300 हर्ट्ज, है ना। अगर हम ऑडियो सिग्नल की बात करें तो हम लोग जितना कुछ भी बोल सकते हैं, सॉरी जितना कुछ भी सुन सकते हैं वो सारा का सारा तो नहीं बोल सकते हैं, है ना। मतलब ऑडियो सिग्नल का जो रेंज होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस वॉइस सिग्नल। तो हम जो सुन सकते हैं उसका बैंडविड्थ, एक्चुअली अगर तुम रेंज पूछोगे तो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। मतलब हम बैंडविड्थ की अगर हम बात करें, बैंडविड्थ की बात करें तो वो हो जाएगा कितना, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। जो तीसरा सिग्नल है, ये सब हम उसका फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं जो हम लोग नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वॉइस सिग्नल्स, है ना। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी को मतलब को लेकर के वेव्स को ट्रांसमिट करने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करने में, मतलब किस तरीके से उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। अगर परेशानी आ रहा है तो कैसा परेशानी आ रहा है वो भी देखेंगे। तो ये दीज आर द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। आगे हम लोग और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में इसको और डिटेल में समझेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर बस ये तुमको पता रखना है कि हम लोग जो बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी रेंजेस, उसका बैंडविड्थ इज 3 किलो हर्ट्ज, ऑडियो सिग्नल का 20 किलो हर्ट्ज। अगर तुम वीडियो सिग्नल्स की बात करो, वीडियो सिग्नल्स, तो वीडियो सिग्नल्स का जो बैंडविड्थ है दैट इज 4.2 मेगाहर्ट्ज, इसके अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं तुम साथ में बुक्स का रेफरेंस स्टडी भी कर लेना, वहाँ पर और भी कुछ कुछ सिग्नल्स का तुमको बैंडविड्थ दिया होगा, वो सारा का सारा तुम याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। हम तुमको गाइड कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद जब तुम आगे जा करके थोड़ा सा पढ़ोगे तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस बात को तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग समझे हैं सिग्नल्स के बारे में और बैंडविड्थ के बारे में। अब आते हैं मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे कैसे प्रोपेगेट किया जा सकता है ना, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहले जो हम बताए थे तुमको बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ प्रोपेगेशन में कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, समझते हैं। मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोड ऑफ propagation. Basically, there are 3 modes of propagation. पहला है ग्राउंड वेव, इसी को सरफेस वेव भी कहा जाता है, सरफेस वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 स्काई वेव प्रोपेगेशन, नेक्स्ट इज स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ठीक। अब देखो ये जो तीनों प्रोपेगेशन का मेथड हम लोग समझ रहे हैं, तो इस तीनों मेथड को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पर हम तुमको कुछ बताने वाले हैं, जो कि आगे जाकर के अगर तुम इंजीनियरिंग करते हो तो वहाँ पर तुमको उससे रिलेटेड प्रूफ्स भी मिलेगा। क्या है इन्फॉर्मेशन, कि जो भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, तो क्या है मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अगर तुम किसी भी वेव को प्रोपेगेट करा रहे हो तो वहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C = F लैम्डा या V = F लैम्डा। सो बेसिकली अगर फ्रीक्वेंसी है तो तुम वेवलेंथ वहाँ से निकाल सकते हो, है ना। इनफैक्ट तो वैसे समझ लो, अगर वेवलेंथ की हम बात करें C/F, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी कम उतना वेवलेंथ ज़्यादा, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना वेवलेंथ कम, ये होता है ना। तो वेवलेंथ हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ एसोसिएटेड है। अब जो एंटीना
को तुम यूज कर रहे हो ट्रांसमिट करने के लिए, जो ट्रांसमीटर की तरह यूज हो रहा है, उस एंटीना का हाइट, मतलब कौन सा एंटीना कौन से फ्रीक्वेंसी या फिर कौन से वेवलेंथ वाले वेव को ट्रांसमिट कर सकता है, वो एंटीना का हाइट और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। हर एंटीना से हर वेवलेंथ के वेव को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसको याद रखना कि मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड, किसी भी वेव को ट्रांसमिट करने के लिए, या हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड, ऐसे समझ, मिनिमम इसी में आ जाएगा। हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू λ/4, है ना। जो वेवलेंथ है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो मिनिमम ये हाइट, जैसे मान लो सपोज करो कि कोई भी एक वेव है जिसका कि वेवलेंथ इज 300 मीटर, लेट अस सपोज, है ना। तो अब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले वेव को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमको एंटीना चाहिए, उस एंटीना का हाइट शुड बी ग्रेटर देन 75 मीटर। उससे कम हाइट वाला एंटीना इसको प्रोपेगेट नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये सब इसको, ये इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन की तरह तुम ले सकते हो। अब तो आते हैं हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन पे। पहला जो है ये तो समझ में आया। देखो क्या होता है, जो लो फ्रीक्वेंसीज वेव्स होते हैं, है ना। लो फ्रीक्वेंसीज वेव्स मतलब, अगर हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, ग्राउंड वेव की बात कर रहे हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं, ग्राउंड वेव या सरफेस वेव, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कितना, 1.5 मेगाहर्ट्ज, इतने तक वाले की हम बात कर रहे हैं, या 1.8 मेगाहर्ट्ज या 1.6 मेगाहर्ट्ज, इसी रेंज में अप्रोक्सीमेशन है। क्या होता है ना कि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स के लिए, सिग्नल्स के लिए, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का यूज किया जाता है या किया जाता था। कैसे? तो मान लो कि ग्राउंड पर एक एंटीना लगाए, एज पर वेवलेंथ और वेवलेंथ के हिसाब से हाइट ऑफ एंटीना डिसाइड की, है ना, और हाइट ऑफ एंटीना से हम लोग यहाँ पर एक एंटीना बनाए। अब ये जो एंटीना है, ये एंटीना क्या करता था, जो वेव को ये ट्रांसमिट किया, जो सिग्नल को ये ट्रांसमिट किया, तो वो सिग्नल इस सरफेस पर गया और सरफेस पे ग्लाइड करते हुए, सरफेस के थ्रू आगे बढ़ते हुए फिर रिसीवर एंटीना के पास जाता है। ये होता है इसका तरीका। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए इसको यूज किया जाता है ना, इसलिए इसको सरफेस वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जैसे जो भी सिग्नल को ग्राउंड रिसीव कर रहा है ना, तो जो सिग्नल ग्राउंड पर पड़ रहा है वो सिग्नल को पूरी तरह से ग्राउंड फर्दर ट्रांसमिट नहीं करता है। यहाँ पर बहुत सारा सिग्नल्स को ग्राउंड एब्जॉर्ब भी कर लेता है। सो बेसिकली अगर बहुत डिस्टेंस है दो एंटीना के बीच में, या लंबे दूर तक अगर सिग्नल को हमको ट्रांसमिट करना है, तो ये मेथड ऑफ प्रोपेगेशन को हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्योंकि सिग्नल को अगर वो एब्जॉर्ब करता जाएगा तो अल्टीमेटली सिग्नल का स्ट्रेंथ या सिग्नल में लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। खैर ये फिर भी वही पहले ज़माने की बात हो रही है, जब हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करते थे। अब तुम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये मत बोल देना कि यूज करते थे ऐसे वैसे, तुम यही मान के चलना कि भाई ये भी अभी भी होता है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ रहे हो उसी जमाने का कम्युनिकेशन, है ना, उसी को समझाया जा रहा है तुमको। तो लिख देना उस तरह से कि, है ना, कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में ये शॉर्ट लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज किया जाता है। एंटीना हम लोग यूज करते हैं विच इज़, मतलब मिनिमम हाइट शुड बी λ/4। उसके हिसाब से जो है, जो वेव्स या जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है एंटीना, वो सरफेस पर ग्लाइड करते हुए या ग्राउंड पर ग्लाइड करते हुए मतलब ग्राउंड के थ्रू वो आगे बढ़ते हुए फिर क्या होता है, रिसीवर के पास पहुंच जाता है। इस केस में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। रीज़न इज कि सरफेस जो है वो सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस केस में क्या होगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ, सिग्नल का क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो सकता है। ये पहला पार्ट है, पहला टाइप ऑफ प्रोपेगेशन है जो कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए। अब आते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेगा, फिर भी तुम्हारे दिमाग में हम जो हिंदी में कहानी बताए हैं तुम्हारे दिमाग में वो सेट हो जाना चाहिए। अब आते हैं नंबर 2 पर।
नंबर 2 इज स्काई वेव प्रोपेगेशन। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझते हैं क्या और होता क्या है, ये भी समझते हैं जरा। नंबर 2 स्काई वेव प्रोपेगेशन। देखो ये जो स्काई वेव प्रोपेगेशन है ना, ये हम लोगों को नेचर से मिला हुआ है। नेचर से मिला हुआ है मतलब क्या हुआ समझना, ध्यान से देखो। दिस इज अर्थ, मान लो अर्थ सरफेस है ना, अर्थ के ऊपर होता है एटमॉस्फेयर। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एयर पार्टिकल्स के डेंसिटी की बात करें, तो जैसे जैसे तुम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे एयर पार्टिकल्स का डेंसिटी कम होता जाता है। ये बात तो सबको पता है ना। क्या बोल रहे हैं कि जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स डिक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स डिक्रीजेस नीचे से ऊपर। अच्छा, एटमॉस्फेयर में जो सन का रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज जिसमें होते हैं, है ना, तो उन अल्ट्रावायलेट रेज की अगर हम बात करें या सोलर रेडिएशन की हम बात करें, तो जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ता है तो उसका इंटेंसिटी कम होता जाता है, डिक्रीज करता है उसका इंटेंसिटी ऊपर से नीचे। मतलब जितना दूर रहेगा अर्थ उतना ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा इंटेंसिटी कम होता जाएगा। चलो उसको भी हम ऐसे करके बना दिए, है ना, कि इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, और वी कैन से सोलर रेडिएशन डिक्रीजेस। बोलोगे सर क्या हो रहा है इससे, बता रहे अभी। अब होता क्या है कि जब ये सोलर रेडिएशंस एयर पार्टिकल्स पे पड़ते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एयर पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाए, है ना। अगर अच्छा खासा इंटेंसिटी वाला पड़ गया तो वो एयर पार्टिकल्स को आयोनाइज कर सकता है। अब अगर हम नीचे वाले जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर का, उसकी बात करें तो नीचे वाले लेयर्स में एयर डेंसिटी ज़्यादा है। ऊपर जा रहे हैं तब ना डिक्रीज कर रहा है, नीचे में सबसे ज़्यादा होगा एयर पार्टिकल्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन वहाँ पर इंटेंसिटी जो है सोलर रेडिएशन का वो काफ़ी कम है, मतलब वो आयोनाइज नहीं कर पाता है। कहाँ पर? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। अगर ऊपर की बात करें, बहुत ऊपर की बात करें, जहाँ पर एयर पार्टिकल्स का डेंसिटी मिनिमम है, वहाँ पर तो सोलर रेडिएशन बहुत तगड़ा है, तो वहाँ पर वो आयोनाइज कर देता है। लेकिन चूंकि एयर का पार्टिकल का डेंसिटी बहुत कम है तो उसका अपने कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होता है। हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। फिर सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीच में मतलब जब तुम अर्थ के सरफेस से आगे बढ़ोगे ना तो 65 किलोमीटर से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर वाला लेयर, यहाँ पर एयर पार्टिकल का डेंसिटी एज वेल एज सोलर रेडिएशन का इंटेंसिटी, दोनों चीज अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होता है कि पूरा का पूरा लेयर आयोनाइज हो जाता है और सफिशिएंट एयर पार्टिकल्स है वहां पे। इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं आयोनोस्फेयर। अब इसका क्या रोल है आयोनोस्फेयर का वेव प्रोपेगेशन में? ये बात तो समझ में आया, कैसे आयोनाइज हो रहा है ये भी समझ में आया। अब क्या इसका रोल है? क्या देखा गया कि ये जो, चलो आयोनोस्फेयर हम यहां पर बनाते हैं, लेट अस से दिस इज द लेयर ऑफ आयोनोस्फेयर, मान लिया, है ना, आयोनोस्फेयर। क्या होता है कि जब तुम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो, भेज रहे हो, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि द सिग्नल्स हुज फ्रीक्वेंसी इज, मान लो ना जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन था उससे ज्यादा, मतलब ऑफ द रेंज ऑफ 30 मेगाहर्ट्ज। और कहां तक का? 30 मेगाहर्ट्ज तक के सिग्नल, है ना। उसके पहले 20 मेगाहर्ट्ज पे भी एप्लीकेबल है, 25 मेगाहर्ट्ज पे भी एप्लीकेबल है। क्या करता है ये? जैसे तुम सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे,
आयोनोस्फीयर इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ पे। कैसा? तुम इसको ऐसे मान सकते हो, ऑप्टिक्स पढ़े हो, एक फेनोमेनन देखे होगे तुम, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। मतलब ये हम क्या बोले थे कि ये जो है मेथड ऑफ वेव प्रोपेगेशन में नेचर का बहुत बड़ा रोल है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को जब हम लोग एंटीना से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आयोनोस्फीयर उस सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट बैक करके अर्थ पे भेज दे रहा है। तो कितना अच्छा ये मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का, तुम यहाँ से भेजे, टकराया, लौट करके आ गया। इसको यूज किया जाता है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो ये तुमको कंसेप्ट पता हुआ रहना चाहिए। इस कंसेप्ट से नोट्स लिखने भी आ सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हो सकता है क्वेश्चन पूछते कि आयोनोस्फीयर जो है वो कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। आंसर इज 30 मेगाहर्ट्ज। बोलोगे सर अगर 40 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल को भेज दिए तो, 50 मेगाहर्ट्ज सिग्नल को भेज दिए तो क्या होगा? वो सीधा पास हो जाएगा, वहाँ पर TIR टाइप ऑफ फेनोमेनन नहीं होने वाला है ना, वहाँ पर वो क्रॉस कर जाएगा। सो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए आयोनोस्फीयर एक्ट्स, और इस टाइप के प्रोपेगेशन को हम लोग बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनता है। न्यूमेरिकल क्या बनता है हम बता रहे हैं। ये तो 30 मेगाहर्ट्ज तो हम तुमको ऑर्डर बता दिए। एक न्यूमेरिकल बनता है कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट आयोनोस्फीयर कैन reflect if the density of air particles in ionosphere is given। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं, तो हम उसके लिए आंसर लिख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयोनोस्फीयर इज गिवन बाय 9 into n max raised to 1/2। डायरेक्टली इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या है? स्काई वेव प्रोपेगेशन में आयोनोस्फीयर कौन से फ्रीक्वेंसी को, मैक्सिमम कौन से फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, वो वहाँ के एयर पार्टिकल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड। व्हाट इज दिस nmax? इज द एयर पार्टिकल डेंसिटी, मतलब पर मीटर क्यूब वाला कहानी है, डेंसिटी। ठीक है, एकदम डायरेक्टली इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड ऑफ वेव प्रोपेगेशन में। व्हाट इज दैट? दैट इज स्पेस वेव प्रोपेगेशन। उस पर कंसंट्रेट करते हैं थोड़ा। स्पेस वेव प्रोपेगेशन क्या होता है? देखो, स्पेस वेव प्रोपेगेशन में जो वेव्स या जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। मतलब क्या है समझना। स्पेस वेव प्रोपेगेशन, सिग्नल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और डिटेल में समझेंगे। स्पेस वेव प्रोपेगेशन को सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, साथ में इसको LOS मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। क्या होता है? सबसे पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन को समझते हैं। फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या है कि 1.5 मेगाहर्ट्ज तक या 1.8 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को यूज कर रहे हैं। उसके बाद अप टू 30 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग स्काई वेव प्रोपेगेशन को यूज कर रहे हैं। और 30 के बाद वाले मतलब 40-50 मेगाहर्ट्ज वाले सिग्नल्स को के लिए हम लोग स्पेस वेव प्रोपेगेशन यूज कर रहे हैं, करते थे। अभी के लिए हम बोलेंगे कर रहे हैं। समझ में आया ना? वैसे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अपना मेथड ऑफ प्रोपेगेशन हम लोग डिफाइन करते जा रहे हैं। सो इट इज़ फॉर मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज मान लो। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो ग्राउंड पर एंटीना है, ऊपर में सैटेलाइट है और फिर इधर होगा एंटीना। ठीक बात। तो क्या होगा
ये एकदम स्ट्रेट लाइन में वेव को भेजा इसके पास, ये रिसीव किया, सिग्नल्स को भेजा, ये रिसीव किया, फिर ये सिग्नल को रिसीव करके फिर रीट्रांसमिट कर दिया ग्राउंड वाले दूसरे एंटीना को, अर्थ वाले दूसरे एंटीना को, है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि द सिग्नल्स आर फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, एकदम यहाँ से, मतलब ये है ट्रांसमीटर, TX से ट्रांसमीटर को हम दिखा रहे हैं, ये है सैटेलाइट, और देन अगेन दिस इज अ रिसीविंग एंटीना। ये होता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन, मतलब तुम स्पेस का यूज कर रहे हो, है ना। स्पेस, सैटेलाइट को स्पेस में डाल दिए, मैं यहाँ से ऊपर भेजे, फिर ऊपर से ले लिए। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ये भी कहीं ना कहीं इसी मेथोडोलॉजी को यूज कर रहा है, क्या कि जो वेव्स है वो एकदम से स्ट्रेट जाएंगे, सीधा जाएंगे, कैसे वो समझते हैं, और वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से। तो वही हम लोग समझ रहे हैं। हम क्या बोले हैं सबसे पहले कि ये जो स्पेस वेव प्रोपेगेशन है दैट इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज, है ना, हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो फ्रीक्वेंसी हाई मतलब वेवलेंथ कम, है ना, वेवलेंथ कम मतलब हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड वो भी कम। हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड कम हो गया, छोटा सा हाइट का एंटीना चाहिए, तो क्या किया जाता है, उसको अर्थ सरफेस से काफी ऊपर लगा दिया गया, समझना। ये अर्थ है, अर्थ का कर्वेचर भी हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि यहां पर मान लो एंटीना ऐसे करके लगा दिया, और एक यहां पर दूसरा एंटीना लगा दिया काफी दूर। अब क्या हो रहा है कि वेव को जो ये ट्रांसमिट, सिग्नल को जो ये ट्रांसमिट कर रहा है, वो सिग्नल सीधा का सीधा यहां पहुंच गया। ये रिसीव ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। सो व्हाट इट इज यूजिंग इज LOS, लाइन ऑफ साइट। तो ये तो ठीक है। अब अर्थ का कर्वेचर भी यहां पर हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है। तो मान लो जैसे कि ये रिसीविंग एंटीना, अगर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं, समझना बात को एक बार, कहीं मान लो यहां रहता, तो उस केस में ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना था वो अगर इसको सिग्नल भेजता तो हो सकता था वो सिग्नल अर्थ के कर्वेचर से इंटरफेयर हो जाता। इंटरफेयर मतलब अर्थ का कर्वेचर उसको डिस्टर्ब कर देता, सिग्नल लॉस हो जाता, लॉस हो सकता था। मतलब कि ये जो एंटीना है ये मैक्सिमम कितनी दूरी तक सिग्नल को सक्सेसफुली भेज सकता है सच दैट अर्थ का कर्वेचर उस सिग्नल को डिस्टर्ब ना करे, वो समझना हमको ज़रूरी है। इसका एक मैक्सिमम रेंज होगा। अब अगर हम लोग बहुत बार एक ही एंटीना में ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर दोनों यूज करते हैं, तो होता क्या है कि भाई जितनी दूर तक हम लोग इसको भेज सकते हैं सक्सेसफुली, उतनी ही दूर से हम सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं। एक एंटीना की हम बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। तो क्वेश्चंस दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि एक एंटीना मैक्सिमम कितनी दूरी तक सक्सेसफुली सिग्नल को भेज सकता है। ठीक है, अगर कोई भी ट्रांसमिटिंग एंटीना दे दिया है तो उसके बारे में पूछेगा न्यूमेरिकल्स। दूसरा ये पूछ सकता है, मान लो कोई एक ट्रांसमिटिंग एंटीना का हाइट दे दिया, एक रिसीविंग एंटीना का हाइट दे दिया, और कहता है कि मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है सच दैट अ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए समझते हैं, मतलब अगर हमको मान लो कि किसी एक का डिस्टेंस पता चल जाए कि कितनी दूरी तक ये सिग्नल को सक्सेसफुली भेज सकता है, तो उतनी दूरी से ये रिसीव भी कर सकता है। तो हम उसको रिसीविंग एंड पर भी वही फॉर्मूला यूज करके ओवरऑल रेंज निकाल सकते हैं। कैसे समझाते हैं, देखो समझना। यह है अर्थ का कर्वेचर, यह है सेंटर ऑफ अर्थ मान लो, और यहां पर हम रख दिए ऐसे करके एंटीना को H, मान लो ट्रांसमिटिंग एंटीना HT, एंड लेट अस से दिस ट्रांसमिटिंग एंटीना कैन मैक्सिमम होराइजन को अर्थ के कर्वेचर को टच नहीं करते हुए यहां तक भेज सकता है, इसके आगे टच हो जाएगा मान लो। तो हम इसी को बोल रहे हैं इसका मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट कैन सेंड सिग्नल सक्सेसफुली, D, है ना। तो सबको ज्वाइन करते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अरे टेंजेंट होगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। जो कहानी इधर वही कहानी उधर भी होगा।
तो क्या लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में आर ई प्लस एच टी का होल स्क्वायर, यहाँ पर एंटीना है तो ये दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आर ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। अच्छा, और देखो हमको डी चाहिए, तो चलो ट्रांसमिटिंग एंटीना का लिख रहे हैं तो डी टी कर दिए, इसको हमको डी टी चाहिए, तो आर ई स्क्वायर प्लस एच टी स्क्वायर प्लस 2 REHT इक्वल टू आर ई स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर। अब देखना थोड़ा सा एजम्पशन ले रहे हैं, आर ई जो है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू एच टी, सो आर ई प्लस एच टी को हम लोग आर ई स्क्वायर प्लस एच टी स्क्वायर को आर ई स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, एंड दिस आर ई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली सेम है, आर ई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक बात है। तो यहां से हमको डी टी स्क्वायर बिकम्स 2REHT, सो डी टी बिकम्स रूट अंडर 2REHT, यही होता है फॉर्मूला। जो डी टी हम लोग बता रहे हैं कि कितने मैक्सिमम दूरी तक कोई भी एक सिंगल एंटीना सिग्नल को सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर सकता है या कितनी दूरी से वो सिंगल एंटीना सिग्नल को सक्सेसफुली रिसीव कर सकता है, वो है डी टी। डी टी को बोला जाता है, एक और तरीका होता है बोलने का, जैसे अगर ट्रांसमीटर के लिए डिफाइन करेंगे तो इट विल बी नोन एज रेडियो होराइजन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, TX। अगर DR रहता मतलब रिसीवर के लिए हम इसको अगर यूज कर रहे होते तो क्या हो जाता, रेडियो होराइजन ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो अगर मान लो बोलता है कि भाई एक ट्रांसमिटिंग मतलब ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस अप टू विच एंटीना, जिसका कि हाइट गिवन है HT, तो उस एंटीना से मैक्सिमम कितनी दूरी तक वेव्स को सक्सेसफुली ट्रांसमिट किया जा सकता है। मान लो कि एक पेयर दिया हुआ है, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना का और एक रिसीविंग एंटीना का, और पूछ रहा है कि बताओ भाई मैक्सिमम कितनी दूरी तक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वहाँ पर ऑब्टेन किया जा सकता है। तो क्या होगा कि भाई एक एंटीना कितनी दूरी तक भेज सकता है और फिर वहाँ से दूसरा एंटीना कितनी दूरी से रिसीव कर सकता है, दोनों मिला करके एक रेंज बनाएगा। तो अगर ओवरऑल रेंज पूछा कभी, मान लो अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों का हाइट दे दिया है, तो रेंज विल बी डी टी प्लस डी आर। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कि एक एंटीना है तो उसका ये रेंज है, सपोज करो ये रेंज है, तो ये तो हो गया डी टी, मान लो जो ट्रांसमिट कर रहा है, और रिसीविंग एंटीना का हाइट दिया हुआ है, तो हाइट के हिसाब से हर रिसीविंग एंटीना का एक रेंज होगा, तो वो कितने दूरी तक मैक्सिमम रिसीव कर सकता है। सो दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच कम्युनिकेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो क्या लिखोगे इसको, रूट अंडर 2REHT प्लस रूट अंडर 2REDT, सॉरी DT नहीं HR, ये रिसीविंग एंटीना के लिए। एंड व्हाट इज RE? RE द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू इज 6400 किलोमीटर। तुम एक क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे लिए है, ट्राई करना। मान लो ट्रांसमिटिंग एंटीना का हाइट है 32 मीटर, रिसीविंग एंटीना का हाइट है 50 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम रेंज। निकाल के देखना, ठीक है। आगे करते हैं।